हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की मेरी इस नई कहानी में। दोस्तों, आज की नई कहानी बहुत ही ज़्यादा प्यारी है और बहुत ही ज़्यादा चुलबुली है। दोस्तों, इस कहानी में आखिर तक बने रहिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। चलो देर नहीं करते हैं और हम कहानी की शुरुआत करते हैं। मुझे आपसे हर हाल में शादी करनी है और हाँ, मैं आपसे शादी करके ही रहूँगी। अनामिका ने पूरी जिद के साथ ये बात कही थी। वहाँ पर अनिल बस उसे हैरानी से देखता जा रहा था। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये 17 साल की लड़की इतनी हिम्मत जुटाकर ये सारी बातें कह पाएगी। अनिल 17 साल की उस लड़की को बस सर से लेके पांव तक नीचे तक घूर रहा था और उसके पास आकर उसने कहा, सच में तुम मुझसे शादी करना चाहती हो? उसने बड़ी गुस्से से उसकी ओर देखा था और कहा, तुमने अपनी उम्र देखी है और तुम्हें बड़ा शौक चढ़ा है मेरी बीवी बनने का? तुम्हारी बहन तो मुझे सही नहीं पाई। हनीमून ट्रिप पे ही उसने दम तोड़ दिया। तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे झेल पाओगी? उसके चेहरे पर मुस्कान थी। वो उस लड़की को ऊपर से लेकर नीचे तक बस एक्सरे की तरह घूर रहा था, जैसे उसकी जांच कर रहा हो। मुझे आपसे शादी करनी है। अनामिका के जुबान पर बस यही बात ठहरी हुई थी। वो जिद पर अड़ी थी कि बस शादी करनी है। हालांकि उसके चेहरे पर घबराहट थी, माथे पर पसीने की छोटी छोटी बूंदें छाई हुई थी और आंखों में थोड़ा सा डर भी झलक रहा था। इसके बावजूद वो हिम्मत के साथ खड़ी थी। वो अनिल को बार बार यही कह रही थी, बस मुझे आपसे शादी करनी है। अनिल बस उसे देखकर मुस्कुराया और कहने लगा, क्यों अपनी नाजुक जान पर जुल्म करना चाहती हो? तुम्हारी 24 साल की बहन जिसका शरीर भरा पूरा था, मेरी शिद्दत को सह नहीं पाया। तुम तो शायद एक रात में ही मर जाओगी। क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है? क्या तुम्हें खुद से मोहब्बत नहीं है? वहाँ पर अनिल ने उसकी आंखों में डर देखा और उससे ज़्यादा डराने की और कोशिश करने लगा। लेकिन अनामिका ने आंखें बंद कर ली। उसके होंठ बहुत बुरी तरीके से काँप रहे थे। मैं सह लूँगी, उसने धीमी आवाज़ में कहा। सह लोगी? उसने बस ऐसे ही उसका मजाक उड़ाया। तुम्हारे कांपते होठों के साथ, झिझकती आवाज़ के साथ ताकत भी है शरीर में तुम्हारे। अनामिका बस उसे देख रही थी और वो गुप्त लहजों में उसका मजाक उड़ा रहा था। अपने आप को मुसीबत में मत डालो। मेरे पागलपन को तुम बिल्कुल भी झेल नहीं पाओगी। अपनी छोटी सी जान पर अरे यार, थोड़ा सा रहम तो खाओ। आप बस मुझसे शादी कर लो। मैं बस इतना ही चाहती हूँ। आप करोगे या नहीं? अनामिका बस आंखें खोल नहीं पा रही थी, लेकिन ये सारी बातें बोलती जा रही थी। उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें अब और भी ज़्यादा बढ़ने लगी थी। अनिल ने उसके माथे पर अपनी पहली उंगली फेरना शुरू कर दी। यहाँ पर अनामिका ने अपनी सांस रोक ली। फिर उंगली फेरते हुए उसने उसके कांपते होठों पर अपनी उंगली रखी। एज यू विश। आप जो चाहती है वो। तुम्हें मरने का इतना ही शौक है तो मोस्ट वेलकम। तुम भी अभी एक्सपीरियंस मेरे साथ कर सकती हो। मेरे करीब आने का एहसास शुरू कर सकती हो, उसने रूखेपन से कहा। लेकिन क्या तुम्हारे घर वाले मान जाएंगे? क्योंकि एक बेटी को मेरे कारण खो चुके हैं। तुम्हें नहीं लगता वो तुम्हारी शादी मुझसे करेंगे या नहीं करेंगे? वो अब भी अनामिका के एकदम चेहरे के पास ही था। उसकी गर्म सांसें अनामिका फील कर सकती थी। तब तक अनामिका कहती, मैं मना लूँगी। फिर ठीक है। वहाँ पर अनिल ने सहमति दी। मुझे फ़ोन करके बता देना कि ये रिश्ता कब में भिजवाऊँ। ठीक है, वहाँ पर अनामिका ने कहा। यह कहकर वो जल्दी से पीछे हटी और उसके ऑफिस के कमरे से बाहर निकल गई। यहाँ पर ऑफिस के कमरे में एसी का टेम्परेचर 16 के ऊपर था, लेकिन वो पूरी तरीके से पसीने से भीग चुकी थी, क्योंकि उसकी अनिल की बातें ही वैसी थी। उसने आंखों में आने वाली नमी को पोंछा। वो जानबूझकर खुद को उस राक्षस को सौंपने के लिए तैयार थी जिसने उसकी बहन पर जरा सा भी दया नहीं दिखाई थी। वो यही भी जानती थी कि उसका क्या हाल होने वाला है। उसे यह भी पता नहीं था कि जो कदम वो उठाने जा रही थी उसका परिणाम क्या होगा। दिल जोर जोर से उसका धड़क रहा था। वो नाजुक सी चंचल लड़की थी और वो चट्टान जैसा मजबूत आदमी। उसका हल्का सा करीब आने पर भी वो काँप रही थी। उसके साथ अकेले होने का सोचकर उसका खून खोल रहा था, लेकिन वो अभी भी अपनी जिद पर अड़ी हुई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कर रही है। घर आकर एक मुश्किल थी। अभी तो अपने माता पिता को भी अनामिका के लिए राजी करना था, जो कि उसके उस बहन तारा का हत्यारा समझ रहे थे। वो तो अनिल की शक्ल तक देखना नहीं चाहते थे। ऐसे में छोटी बेटी की शादी उससे करना तो नामुमकिन सी बात थी। लेकिन यहाँ पर अनामिका ने तय कर लिया था कि उसे बस अनिल के साथ ही शादी करनी थी। बाप रे दीदी,
अनिल जीजू कितने हैंडसम है ना, बिल्कुल फिल्मी हीरो जैसे लगते हैं। अनामिका ने अपनी बहन के मोबाइल में उसकी तस्वीर देखते हुए कहा था, तो तुम्हें वो फिल्मी हीरो जैसे लगते हैं? तारा ने छोटी बहन अनामिका की नाक दबाते हुए पूछा था। साथ में उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट फैली हुई थी। तो और क्या, आप तो बहुत ही लकी हो। मैं आपकी जगह होती तो सोचने का वक्त तक ना लेती। ये सुनकर तारा ने कहा, मुझे बाहरी खूबसूरती इतनी अट्रैक्ट नहीं करती अनु, मुझे लड़का बहुत ज़्यादा एटीट्यूड वाला लगता है। हाय, बिल्कुल रफ हीरो की तरह लगता है। आपको तो पता ही नहीं है कि ऐसे लड़कों की कितनी डिमांड होती है। आप ऐसे ड्रामा देखती है ना, तो अभी भी आपको नहीं पता कि लड़कियां मरती है ऐसे लड़कों पर। मुझे तो अनिल जीजू पहली नज़र में बहुत ज़्यादा अच्छे लगे, सीधे दिल पर जाकर लगते हैं। वो तो मैं अभी थोड़ी सी छोटी हूँ ना, इसलिए मैंने उन्हें भाई की नज़र से देखा। कसम से मैं तो चाहती हूँ कि जब मेरी शादी की बारी आए तो मुझे भी अनिल भाई जैसा ही दूल्हा मिले। अनामिका की बातें सुनकर उसकी बहन हंसने लगी, कहने लगी, बहुत ज़्यादा बदतमीज़ और नौटी हो गई हो, अपनी पढ़ाई पर ठीक से ध्यान दिया करो। तारा का रिश्ता अनिल से पक्का हो चुका था। रात को तारा के नंबर पर अनिल का कॉल आया। तारा ने तो देखते ही अपने दिल पर हाथ रखा था। अरे, उन्होंने मुझे क्यों फ़ोन किया होगा? अनिल का नंबर उसके पास पहले से सेव था, क्योंकि अनिल ने तारा के मोबाइल में भूमिका का नंबर सेव करके रखा था। अनामिका ने जब सुना कि उसके अनिल जीजू का कॉल आया है, उसने तुरंत अपनी किताब बंद की। कहने लगी, वाओ हाउ रोमांटिक ना। दीदी जल्दी से बात करो ना, मुझे भी सुनना है कि आपके मंगेतर आपसे क्या बात करते हैं। ये सुनकर उसकी बहन ने उसे आंखें दिखाई, फिर फ़ोन उठाया। हेलो, तारा ने घबरा कर कहा। हेलो, क्या बात है? मेरा फ़ोन इतनी देर से क्यों उठाया? अनिल ने पहली ही बार कॉल पर बिना किसी संकोच के बात की थी, जो मैं तारा समझ नहीं पा रही थी कि क्या बात करे। जी वो मैं क्या, आज के बाद मेरा फ़ोन पहली बेल में ही उठना चाहिए, ओके? मुझे वेट करने की बिल्कुल भी आदत नहीं है। तारा तो उसका लहजा सुनकर ही घबरा चुकी थी। जी, आगे से कोशिश करूंगी कि पहली बेल पर ही आपका कॉल उठा सकूं। तारा बहुत ज़्यादा नर्वस हो चुकी थी। वो सोच में पड़ गई थी कि उसका होने वाला मंगेतर कैसी बातें करता है। ये सारी बातें बाहर से अनामिका भी सुन रही थी। देखो, मैं कुछ बातें तुमसे क्लियर करना चाहता हूँ। मुझे डरी सहमी लड़के बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मुझे आत्मविश्वासी लड़कियाँ बहुत अच्छी लगती है, और हाँ, आत्मविश्वासी के साथ साथ बिंदास भी। ये सुनकर तारा के माथे पर पसीने की बूंदें जमा हो चुकी थी। जी मैं कुछ समझ नहीं पाई। तुम्हें हिंदी भाषा समझ नहीं आती? अनिल ने कठोर लहजे में कहा। मैंने कहा कि मुझे बिंदास लड़कियाँ अच्छी लगती है। मैं तुम्हें कल पिक करने के लिए आऊँगा। हम खाना रेस्टोरेंट में खाएंगे, तो तैयार रहना। ये सुनकर तारा जितनी हैरान होती उतना ही कम था। उसने कहा, अनिल, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ, मुझे सब कुछ पसंद नहीं है। अभी वो अपनी बात ही कर रही थी जब उसने कहा, अरे हेलो, देखो, मुझे ना सुनने की बिल्कुल आदत नहीं है। जो कह दिया है मैं करता हूँ। अब तुम मेरी होने वाली बीवी हो, तुम्हें मेरी पसंद में अपने आप को ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। मैंने अपनी मम्मी पापा की पसंद से शादी की है और उनके लिए मैंने हामी भर ली है, लेकिन मुझे तुम जैसी शर्मीली लड़कियाँ बिल्कुल पसंद नहीं। जितना जल्दी तुम अपने आप को मेरे लायक बदलोगी, उतना ही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। तारा तो बस उसकी बातें सुनकर ही परेशान हो चुकी थी। हालांकि मंगेतर के साथ बाहर खाना खाने को तैयार जाना और कुछ उसके साथ टाइम बिताना बुरी बात नहीं होती, लेकिन अनिल की बातें बड़ी ही अजीब सी थी। नया नया रिश्ता तय हुआ था। वो नहीं चाहती थी कि कोई मुसीबत मोल ले, इसलिए अगले दिन जब अनिल उसे लेने आया तो वो उसके साथ चल पड़ी। लेकिन जब वे वापस आई तो वो बहुत ज़्यादा उदास थी, चुप चुप सी थी। कई बार वो अपनी बहन से पूछने की कोशिश करने लगी कि क्या हुआ है दीदी, तुम बताओ तो सही, तुम क्यों चुप हो? अनिल से उसकी पहली मुलाकात कैसी थी, ये जानने की अनामिका को बहुत ज़्यादा जल्दी थी, लेकिन वो बस चुप रही, कुछ नहीं कह रही थी। अनामिका ने कहा, दीदी ये तो गलत बात है ना, मुझे बताओ ना, क्या आप दोनों के बीच में क्या बात हुई है, वो भी पहली मुलाकात रोमांटिक की? उसने कहा, कुछ नहीं। वो बस अनामिका को लगा वो शर्मा रही है, लेकिन उसकी आंखों में नमी थी। वो खुद ही जानती थी पहली मुलाकात में क्या तकलीफ सहकर आई थी। 1 महीने बाद उसकी शादी थी, लेकिन जैसे जैसे शादी के दिन करीब आ रहे थे, बजाय खुशी होने के तारा परेशान हो रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसने अनामिका से भी कोई बात नहीं की, क्योंकि वो अभी
बहुत ही ज़्यादा छोटी थी। रिश्ता तय होते ही शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी थी। उसके माता पिता बहुत खुश थे, इसलिए वो अनिल के बारे में किसी से कुछ भी कह नहीं सकी। खैर, शादी हो गई थी, लेकिन शादी के 1 महीने बाद ही अचानक से फ़ोन आया कि अनिल और तारा हनीमून पर गए थे, लेकिन वहीं उसकी मौत हो गई। रात को गहरी नींद सोई थी, लेकिन सुबह वो उठी ही नहीं। हालांकि उसे कोई बीमारी भी नहीं थी, कुछ भी था, ये बस सदमा था। और यहाँ पर अनामिका और उसके घर वालों पर कयामत टूट पड़ी थी। अनामिका का तो रो रो कर बुरा हाल था और उसकी माँ को बार बार बेहोशी के दौरे पड़ रहे थे। किसी को कुछ भी पता नहीं था। जब अनिल तारा की लाश के साथ वापस लौटा तो हाहाकार मच चुका था। यहाँ पर अनिल भी बहुत रो रहा था और सब लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे बाहर से। तो ये लग रहा था कि उसे भी दुख हुआ है, लेकिन यहाँ पर अनामिका उसे अजीब नज़रों से देख रही थी। वो रो रहा था, सब घर वाले शोक मना रहे थे। वक्त गुजरने लगा। अभी तारा को गुजरे हुए 2 महीने भी हुए नहीं थे जब एक बार अनामिका अपने जीजू के ऑफिस चली गई थी। रिसेप्शनिस्ट से कहने लगी, मुझे अभी के अभी जीजू से मिलना है। उसने कहा, मैम अभी वो तो बहुत ज़्यादा बिजी है। तब इसने कहा, आप प्लीज़ उनसे कहिए ना कि आपकी साली आपसे मिलने आई है। वो अपने काम में थोड़ा सा बिजी था, वो कुछ तो फाइल चेक कर रहा था। जब अचानक से ही उसकी रिसेप्शनिस्ट से कॉल की और बात हो गई। उसने कहा, आपकी साली यहाँ आई है, कुछ काम है। तब बड़े ही गुस्से से अनिल ने रिसेप्शनिस्ट को डांटते हुए कहा, अरे तुम्हें दिमाग नहीं है? तुम उसे कहो कि यहाँ आने की क्या ज़रूरत है? तुम मुझे फ़ोन पर भी तो बात कर सकती थी। लेकिन फिर भी यहाँ पर अनामिका मानी नहीं और वो रिसेप्शनिस्ट से जिद करने लगी कि बस मुझे उनसे मिलना है। फिर से रिसेप्शनिस्ट ने अनिल को कॉल किया और कहा कि वो बस सर जिद कर रही है, क्या करूँ? तब उसने कहा, अच्छा ठीक है, उसे अंदर भेज दो। लेकिन अनिल नहीं जानता था कि वो जिस लड़की को बच्ची समझता था, उसके होश उड़ाने के लिए वो वहाँ पर आई हुई थी। जो बातें अनामिका ने अनिल से कही थी, वो सुनकर तो वो एकदम से हैरान और परेशान होकर बस आंखें फाड़ फाड़ कर उसे देख रहा था, क्योंकि अपनी लिए नफरत वो अनामिका के आंखों के साथ साथ उसके घर वालों के आंखों में भी वो देख चुका था। लेकिन अब तक किसी की इतनी हिम्मत नहीं हुई थी कि अनिल पर खुलेआम इल्ज़ाम लगा सके। अनामिका के जाने के बाद अनिल काफ़ी देर तक ये सोचता रहा कि आखिर ये लड़की उससे शादी करने की जिद क्यों कर रही है। हालांकि उसने उसको अनामिका को डराने की बहुत कोशिश की, शायद उसकी बात से डर चुकी होगी। वो काफ़ी देर तक उसके बारे में ही सोचता रहा। यहाँ पर अनिल ने जब यह बात अपने माता पिता से कही तो वो उसे हैरानी से देख रहे थे। उन्होंने कहा कि ये कैसे मुमकिन है। और इधर अनामिका ने भी अपने माता पिता से बात की तो उन्होंने भी कहा कि कैसे मुमकिन है, ये कैसी जिद है। तुम्हारी बहन उस आदमी के साथ एक रात भी बिता नहीं पाई और तुम जिद कर रही हो कि तुम उससे शादी करना चाहती हो। अनामिका कहने लगी, हाँ मैं अनिल से ही शादी करना चाहती हूँ। उसकी मम्मी ने कहा, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहती। उसने कहा, मम्मी प्लीज़ समझने की कोशिश करिए, मुझे वैसे भी वो शुरू से ही पसंद है, मुझे अच्छे लगते हैं। उसकी मम्मी ने कहा, मुझे लगता है तुम्हारा दिमाग पूरी तरीके से ख़राब हो गया है। तुम्हारी बहन हनीमून ट्रिप पर गई और मर गई और तुम उसी आदमी से शादी करना चाहती हो जिस पर हमें शक है। उसी ने हमारी बेटी को मारा है, तुम्हें पता है। उसने तारा के साथ न जाने क्या क्या होगा और उसे जान से मार दिया। उसने कहा, मुझे यह तो देखना है आखिर उन्होंने मेरी बहन के साथ ऐसा क्या क्या होगा। उसके मम्मी ने कहा, तुम्हारी अक्ल पर शायद कोड़े पड़े हैं, मतलब तुम्हें जहर को जहर साबित करने के लिए उसे चखने का शौक चढ़ा है। उसने कहा, ऐसा ही समझ लीजिएगा, मुझे जहर खाने का शौक पड़ा है। अनामिका जैसे जहर को चखना चाहती हो, देखना चाहती हो कि उसमें कितना जहर है, उसे मेरी बहन को मार डाला। उसकी मम्मी ने कहा, मैं तुमसे सहमत नहीं हूँ। मैंने एक बेटी को खो दिया है, अब दूसरी को मैं हरगिज़ खोना नहीं चाहती। लेकिन वो अपनी ज़िद पर अड़ी रही, कहने लगी शादी इसी से करनी है। उसने बाकायदा अपने पेरेंट्स से ज़िद की। उसने कहा था कि अगर उसकी शादी अपनी जीजू से नहीं हुई तो वो खुदकुशी कर लेगी, अपनी जान दे देगी। ये सुनकर उसके पेरेंट्स थोड़े से घबरा गए। उसकी मम्मी ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की कि तुम एक गलत फैसला कर रही हो, लेकिन ना तो वो मानने को तैयार थी और ना ही कुछ सुनने को। बस उसकी यही जिद थी कि उसे हर हाल में अनिल से ही शादी करनी है। आखिर में उसके पेरेंट्स ने तंग आकर उसकी बात मानने का फैसला कर ही लिया। तभी उसने अनिल को फ़ोन किया।
वो रिश्ता लेकर आए। उसके पेरेंट्स मना नहीं करेंगे। यहाँ पर अनिल बहुत ज़्यादा हैरान था। खैर उसने अपने पेरेंट्स से कहा कि वो अनामिका के पेरेंट्स से उसके और अनामिका के रिश्ते की बात करे। उसके पेरेंट्स बहुत ही ज़्यादा हैरान हुए थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी बेटी की बात मान ली। दोनों की शादी तय हो गई थी, लेकिन यहाँ पर अनामिका का कहना था कि वो शादी बिल्कुल सादगी से करना चाहती है, सिर्फ शादी करना चाहती है। उसकी शादी में कोई आना नहीं चाहिए, कोई नाच गाना नहीं होना चाहिए, बस कुछ लोग मौजूद होंगे, जैसे कि लड़की वालों के माता पिता और लड़के वाले के। लेकिन उसकी सोच को अपनी हर बात से हैरानी वो अनिल के ऊपर डाल रही थी। क्या चाहती है वो बस हैरानी से उसे ही देख रहा था। खैर उनकी शादी हो गई और वो अनिल के साथ विदा होकर ससुराल आ गई। लेकिन उसने दुल्हन का जोड़ा नहीं पहना था, ना तो वो तैयार हुई थी, बिल्कुल सादे से कपड़ों में थी। हालांकि अनिल ने उसकी बहन तारा का दुल्हन का जोड़ा उसे भेजा था, लेकिन उसने नहीं पहना था। जब वो अनिल के कमरे में आकर बैठ गई तो कमरे में दीवार पर पति पत्नी की तस्वीर लगी हुई थी, यानी कि उसकी बहन और उसके जीजू की, जहां वो दुल्हन बनी अपने पति के साथ खड़ी थी। लेकिन चेहरे पर मुस्कुराहट हरगिज नहीं थी, आंखों में एक अलग सी उदासी थी। जैसे ही अनामिका ने अपनी आंखें बंद की तो उसे अपनी बहन की सिसकियां सुनाई दी। लेकिन उस वक्त कमरे का दरवाज़ा खुला, दरवाज़ा खुलकर बंद हुआ। यहाँ पर अनामिका ने आंखें खोली तो आंखों में जमा हुआ पानी उसके गालों पर बह चुका था। जैसे ही अनिल उसके करीब आया वो अपने आंसू पोंछने लगी। उसने कहा, ये क्या बात हुई? तुम्हें मुझसे शादी करने का इतना शौक था और तुम ये क्या सादे से कपड़ों में आए हो? ना चेहरे पर मेकअप है, ना गहने, ना दुल्हन का जोड़ा है। देखो तुम्हारे आने की खुशी में मैंने गुलाब के फूल से कमरे को सजाया है, लेकिन तुमने तो मेरा दिल ही तोड़ दिया। ऐसा लग रहा है ये सुहागरात नहीं बल्कि तुम अपनी बहन का शौक मनाने मेरे घर पर आई हुई हो। उसकी आवाज़ बहुत तीखी थी। उसके पास आकर बेड पर दम से गिरा, फिर करवट बदलकर हाथ पर सर रखा और उसे घूरने लगा। अनामिका सीधा उसकी आंखों में झांक रही थी। उसकी आंखों में ना तो उसके बहन के मरने का दुख था, ना कोई अफसोस। अनिल उसे घूरते हुए कहने लगा, ये कैसी चुप्पी है? बड़े चाव से तुमने शादी की थी ना मुझसे, अब बताओ अपने पति के पास इतने सादे कपड़ों में क्यों आई हो? वो बोली, मैं आपके लिए सजूंगी और सवरूंगी भी, लेकिन हनीमून ट्रिप पर। यह सुनकर अनिल ने उस लड़की को अजीब नज़रों से देखा। मैं सुहागरात आज ही मनाऊंगा, जाने मन आज की रात मेरी गोल्डन नाइट है। हनीमून तो बात की बात है, पहले इस गोल्डन नाइट को तो मैं मज़े से जी लूँ। चलो जाओ, मेरे लिए तैयार होकर आ जाओ। मुझे रेड लिपस्टिक बहुत पसंद है, अलमारी में तुम्हारी बहन की वेल्डिंग नाइट भी पड़ी हुई है, तुम वही पहन लो। तुमसे वो तो हो जाएगा ना, तुम इसमें बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगोगी। इससे पहले कि अनामिका मना करती, उसने उसकी कलाई पकड़ ली और एक झटके में अपनी ओर खींच लिया। अनामिका इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी, इसलिए बेजान गुड़िया की तरह उसके पहलू में जाकर गिर गई। अगले ही पल वो उसे पूरी तरीके से जकड़ चुका था। अनामिका ने झटपटाते हुए कहा, प्लीज़ प्लीज़ अनिल, अभी नहीं। अभी क्यों नहीं? अब सब कुछ अभी होगा। मैं आज की रात बर्बाद नहीं करूँगा। तुम्हें शादी की इतनी जल्दी थी ना, अब सुहाग रात का स्वाद भी तो चख लो। तुम्हें पता तो चले कि इसे गोल्डन नाइट क्यों कहा जाता है। ये कहते हुए वो उसके चेहरे पर झुका, अपने होठों को उसकी गर्दन पर रगड़ने लगा। भूमिका पर धीरे धीरे एक खुमारी छाने लगी थी, मगर भूमिका डर रही थी। उसे खुद से ही बहुत ज़्यादा डर लगने लगा था। उसने उसे थोड़ा सा दूर धकेला, बहुत ज़्यादा कोशिश की, मगर यहाँ पर अनिल के सामने वो बेबस हो चुकी थी। अनिल मधोशी में छाता जा रहा था और उसके गर्दन पर और यहाँ वहाँ बस अपने होठ की लाल यहाँ वहाँ लगा रहा था कि तभी अनिल को अपने पेट पर एक नोकदार चीज़ महसूस हुई। वो एकदम से पीछे हटा। उसने देखा कि एक तेज धार वाला चाकू अनामिका ने अपनी और उसके बीच में पकड़ के रखा हुआ था। वो पूछने लगा, ये क्या कर रही हो? वो बौखला गया, दूर रहो मुझसे, अगर मेरे करीब आने की कोशिश की तो जान से मार डालूंगी। अनामिका बहुत ही ज़्यादा डर कर उसे सारी बातें कह रही थी और अनिल भी हैरानी से उसे देखने लगा। क्या तुम सच में पागल हो गई हो? वो फौरन पीछे हट गया। मैंने आपसे साफ साफ कहा है कि मुझसे दूर रहिए। अगर आपने मेरे करीब आने की कोशिश की तो याद रखिए, मैं आपके साथ कुछ भी कर जाऊंगी। उसने तेज धार वाला चाकू कसकर पकड़ रखा था और बार बार वो अनिल की ओर इशारा कर रही थी। वो और पीछे हट गया। मुझे लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, ये तुम क्या कर रही हो? वो पूरी तरीके से घबरा गया था। मुझे छूने की कोशिश की तो
वैसा ही खेल आपके साथ खेलूंगी जैसा आपने मेरी बहन के साथ खेला था। जान से मार डालूंगी और सबसे कह दूंगी कि आपको मेरी शिद्दत बर्दाश्त नहीं हुई। यह सुनकर वो हैरानी से आंखें फाड़ फाड़ कर उसे ही देखने लगा। तुम सच में पागल हो गई हो? अनामिका ने कहा। हाँ, मैं पागल हो गई हूँ। अगर आप मेरे पास आए तो याद रखिए उस वक्त अनिल की भलाई इसी में थी कि वो पीछे हट जाए, क्योंकि अनामिका पर तो पता नहीं कौन सा जुनून आज की रात सवार था। अनामिका का गुस्सा 7वें आसमान पर था और वो कोई भी खतरनाक कदम उठा सकती थी। अनिल गुस्से में कहने लगा, अच्छा नहीं आऊँगा तुम्हारे पास, मेरी तरफ से भाड़ में जाए तुम और तुम्हारी स्वागरात। उसने अपना तकिया उठाया और सोफे पर फेंक दिया और वहीं पर लेट गया। अनामिका ने अपने हाथ में चाकू को कसकर पकड़ रखा था और वो बेड पर लेटी थी। उसकी आंखों में बिल्कुल भी नींद नहीं थी। उसकी आंखें खुली थी, कोसों दूर तक नींद नहीं थी। उसके दिल में खौफ था कि वो कहीं नींद में उसका गला ना दबा दे और उसे उसकी बहन की तरह उसे मार ना दे और उसका चाकू छीनकर कहीं उसे खत्म ना कर दे। जब तक उसे यकीन नहीं हो गया कि अनिल गहरी नींद में सो चुका है, तब तक वो जागती रही। कमरे में वो अनिल के हल्के खर्राटों की आवाज़ गूंज रही थी। अनिल को हर हाल में वो बस ये जताना चाहती थी कि उसने जो कुछ भी किया वो गलत किया। वो अपनी बहन का बदला लेना चाहती थी और उसकी वजह से वो यहाँ आई थी। उसे पूरा यकीन था कि कोई ना कोई गड़बड़ ज़रूर थी और यह साबित करना चाहती थी कि वो कसूरवार है। उसे बस किसी के सबूत की ज़रूरत थी और वो सबूत इकट्ठा करना चाहती थी। उसे फांसी दिलवाना चाहती थी। उसकी वजह से उसकी प्यारी बहन हमेशा के लिए उससे दूर हो चुकी थी, इसलिए उसने अपनी ज़िंदगी के साथ इतना बड़ा रिस्क लिया था। उसने जिद करके इस आदमी से शादी कर ली थी जिसने उसकी बहन की मौत को बहुत हल्के में ले लिया था। उसकी बहन की एक्चुअली मौत तो हॉस्पिटल में हुई थी, लेकिन ये झूठ बोल रहा था कि उसकी शिद्दत वो सह नहीं पाई और उसने दम तोड़ दिया। तब तक उसने ऐसा क्यों किया ये कुछ समझ में नहीं आ रहा था। आखिर ऐसा हुआ क्या था ये किसको नहीं पता था। जब अनामिका के बहन की जो पोस्टमार्टम की जाने वाली थी उसमें भी अनिल ने रुकावट डाली थी और उसने कहा था, मेरी पत्नी की बॉडी के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं करेगा। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा उसका पोस्टमार्टम नहीं होगा। वो पोस्टमार्टम के नाम से डरा हुआ था। उसे इस बात का डर था कि कहीं वो पकड़ा ना जाए या सच्चाई सामने ना आ जाए कि उसकी बहन के साथ आखिर हुआ क्या था। यहाँ पर अनामिका इन्हीं गहरी सोच में उलझी हुई थी। उसे पता ही नहीं चला कि कब उसकी आंख लगी, लेकिन सुबह वो अनिल के उठने से पहले जाग गई। यहाँ पर अनिल भी बेखबर सोफे पर सो रहा था। अनामिका ने एक नज़र उस पर डाली और अलमारी से अपने कपड़े निकाले। उसने नहाकर कपड़े बदले। उसके पास एक छोटा सा तेज धार वाला चाकू था जिस पर प्लास्टिक का कवर चढ़ा हुआ था। उसने उसे अपनी पेट पर ही बेल्ट बांधकर रखा हुआ था। ये चाकू हर वक्त उसके पास ही रहता था कि अनिल उसके करीब ना आ सके। इस बेल्ट के ऊपर वो कपड़े पहन लेती जिसने ना तो बेल्ट उसके नज़र में आता और ना ही वो किसी के सामने आ जाता। वो बड़ा ही तेज धार वाला चाकू था जिससे कि आदमी अच्छी तरीके से मर सकता था। अनिल की जब आँख खुली तो कमरा खाली था और अचानक उसे रात वाली घटना याद आने लगी। उसे वो रात वाली घटना याद आते ही उसे याद आया कि ये तो सरफिरी लड़की का दिमाग घुमा देने वाली बात थी। वो अच्छी तरीके से समझ चुका था कि ये सारी अनामिका की साजिश है और वो साजिश के तौर पर पत्नी बनकर वहाँ पर आई हुई है और जो वो जानती थी वो मरकर भी उसे सच्चाई कभी नहीं बता सकती थी। वो उसे हवा भी नहीं लगने देता। ये एक जंग थी जो दोनों के अंदर चल रही थी। वो भी उठा और अपने अलमारी से अपने कुछ कपड़े निकाले। नहा धोकर रेडी होकर बाहर आया तो उसने देखा कि अनामिका उसकी माँ के साथ टेबल पर बैठी थी। पहली बार उसने अनामिका के लंबे घने बाल देखे थे जो कि गीले थे और उनसे पानी टपक रहा था। औरतों के लंबे बाल उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थे। वो लंबे बालों का दीवाना था, जबकि उसकी पहली पत्नी तारा के बाल बस कंधे तक ही आते थे। यहाँ पर अनामिका के बाल को देखकर वो कुछ देर तो खोया था। उसे देखता ही रह गया, फिर उसके पास वाली कुर्सी पर जाकर बैठ गया। अनामिका अपनी बहन से कहीं ज़्यादा खूबसूरत थी। यहाँ पर अनिल ने पहली बार उसे इतने पास से देखा था, मगर वो तो अपनी सास से बातें करने में पूरी तरीके से व्यस्त थी। यहाँ पर अनिल ठीक उसे सामने बैठा था जो कि उसे ही घूरता जा रहा था। नाश्ते के दौरान अनिल ने उसके खूबसूरत पैर पर अपना अंगूठा फेरना शुरू कर दिया। पहले तो वो थोड़ा सा बुरी तरीके से घबरा गई। जब उसने अनिल की तरफ देखा तो उसने एक शरारती मुस्कान के साथ उसे देखा
और साथ ही अपने पैर का अंगूठा भी उसके पैर पर उसने जोर से रगड़ना शुरू कर दिया, घुटनों तक ले लिया। यहाँ पर अनामिका की धड़कनें एकदम से तेज हो गई। वो अपना पैर पीछे खींच रही थी, लेकिन वो फिर से अपनी ओर उसे आकर्षित कर रहा था। वो बिल्कुल भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा था। अनामिका अब बहुत ज़्यादा बेचैन हो गई थी, लेकिन अनिल का बस चलता तो वो गर्म चाय का कप उठाकर उसके मुंह पर फेंक देता। वो तो बहुत गुस्से से उसे घूर रहा था, क्योंकि वो अपना पैर पीछे ले रही थी, लेकिन उसे तो कोई खास फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वो अपने पैरों से उसके पैर के साथ और पैर से ऊपर हिस्से में अंगूठे को रब किए जा रहा था। यहाँ पर अनामिका के लिए नाश्ता करना मुश्किल हो गया था। बहुत मुश्किल से उसने चाय के 2 घूंट पिए और खड़ी हो गई। उसकी माँ ने कहा, बेटा कुछ देर आराम कर लो, उसके बाद फिर रिसेप्शन के लिए तुम्हें पार्लर भी जाना है। शादी तो सादगी से हुई थी, लेकिन हम रिसेप्शन अच्छे से करेंगे। यहाँ पर अनिल ने कहा, हाँ हाँ, इसको अच्छे से तैयार करना, और हाँ तुम अच्छे से आराम करना, क्योंकि पूरी रात तुम ठीक से सो नहीं पाई हो ना। उसने जानबूझकर बेशर्मी की हदें पार की। अपनी माँ के सामने भी उसे शर्म नहीं आ रही थी। यहाँ पर अनामिका उसे गुस्से से देखती हुई कमरे में चली गई। कुछ देर बाद अनिल भी कमरे में आ गया था। उसकी आंखों में एक अजीब सी शरारत थी। अनामिका इस वक्त कंघी कर रही थी। उसके बाल काफ़ी हद तक सूख गए थे, इसलिए उसने अपने बालों का जुड़ा बनाकर ऊपर क्लचर लगा दिया। लेकिन अगले पल अनिल दरवाज़ा बंद करके उसके पास आ गया। उसने उसके बालों के क्लचर को निकाला और एक तरफ फेंक दिया, फिर उसके बालों में हाथ फेरने लगा। पूरे बाल खोल दिए। उसका मन तो कर रहा था कि उसकी जुल्फों की छाँव में खो जाए। इससे पहले कि अनामिका पीछे हटती, उसने उसके दोनों बाजुओं से उसको कसके पकड़ लिया और अपने पीठ से उसकी कमर लगा दी और आईने से अपना चेहरा उसकी तरफ करीब करने लगा। वो मुझे तो पता ही नहीं था कि वाह, मेरी बीवी इतनी ज़्यादा खूबसूरत लगती है, यानी कि अपने बहन से भी ज़्यादा तुम खूबसूरत हो। उफ, तुम्हारे बाल, ओ माय गॉड। वो उसके बालों में अपना चेहरा छुपाने लगा। अनामिका की तो जैसे जान ही निकल चुकी थी। दोनों हाथ अनिल के मजबूत हाथों में थे और उसका हाथ पेट पर पहुंच चुका था कि वो नाजुक सी कली को पूरी तरीके से जकड़ सके। वो कुछ बेबस सी हो गई थी। उसने खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश की। उसने कहा, छोड़िए मुझे, ये क्या कर रहे हो आप, छोड़ो मुझे। तुम्हें नहीं पता इसे रोमांस कहते हैं। मेरी बीवी इतनी कड़वी खट्टी बीवी होगी, मुझे पता ही नहीं था कि तुम इतना ज़्यादा नौटी हरकतें भी कर सकती हो, और इतनी ज़्यादा गैर गुजरी होगी कि मेरी रात खराब कर दी। देखो, रात वाला सब्र रोज़ रोज़ अब मैं नहीं कर पाऊँगा। तुम्हारे बाल, ओ माय गॉड, मुझे पागल कर रहे हैं। वाकई वो बेकाबू हो रहा था, उसके बालों से खेल रहा था। अनामिका के दिल की बेकरारी भी बढ़ने लगी थी। वो पत्थर की थी कि वो बस उसे देखती रही, लेकिन उसका दिल भी अब पिघलने लगा था। अनिल ने जैसे ही उसके हाथ छोड़े और उसे गोद में लिया, फिर बड़े आराम से बेड पर लिटा दिया। लेकिन जैसे वो खुद उसके ऊपर लेटने लगा, तब तक उसने बड़ी चालाकी से चाकू निकाल लिया। ये अनिल को ज़रा भी पता नहीं चला कि उसने पेट पर बेल्ट बांध रखा है। उसके हाथ में चाकू देखकर वो हैरान हुआ और कहने लगा, ये क्या चीज़ है तुम्हारे साथ, ये कहाँ से निकालती हो तुम? उसने कहा, कहीं से भी निकालती हूँ मैं, मुझसे दूर रहो। इस बार तो सच में अनिल बहुत ज़्यादा चिढ़ चुका था। उसने कहा, क्या मुसीबत है यार, एक तो तुमने खुद ज़बरदस्ती ऑफिस में आकर जिद की मुझसे शादी करनी है, और तुमने मुझसे शादी करने के लिए ये सारा बवाल किया। अब तुम्हारी जिद पर मैंने तुमसे शादी की है, तो अब नखरे दिखा रही हो। अनामिका ने कहा, मैंने आपसे शादी इसलिए नहीं की कि आप मेरे साथ भी वही करो जो आपने मेरी बहन के साथ किया था। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि आप मुझे सच बता दीजिएगा कि उस दिन क्या हुआ था, आपने मेरी बहन के साथ क्या किया, और उसका पोस्टमार्टम क्यों नहीं होने दिया, ताकि आपकी सच्चाई सामने ना आ जाए। मैं आपके मुँह से सच सुनना चाहती हूँ। अगर आपने मेरी दीदी को मारा है तो मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। आपको जेल और सब कुछ वो सज़ा दिलवा के रहूँगी जो मिलनी चाहिए। जज्बात में आकर वो सब कुछ बोल चुकी थी। यहाँ पर अनिल चुपचाप उसकी बातें सुन रहा था। फिर उसने कहा, ओह अच्छा, तो ये जानना है तुम्हें कि मैंने पोस्टमार्टम क्यों नहीं होने दिया? जाने मन, तुम्हें मैं अपने मुँह से नहीं बताऊँगा। अगर ज़्यादा ही शौक है ये जानने का कि तुम्हारी बहन कैसे मरी, तो बिना चाकू के आओ मेरी बाहों में, फिर करके दिखाता हूँ तुम्हें। ये कहकर वो पीछे हटा था। एक छोटा सा रिकॉर्ड भी उस बेल्ट में लगा हुआ था, जो कि अनामिका ने पहन रखा था, ताकि जब भी वो जज्बात में आकर सच्चाई बयान करे तो वो रिकॉर्ड हो जाए और उसके पास सबूत इकट्ठा हो जाए। वो सिर्फ सबूत इकट्ठे करने के लिए ही तो यहाँ पर आई थी। अनिल अब तक ये समझ नहीं पाया था कि वो चाकू कहाँ छुपाती है।
अभी वो इस लड़की को समझ नहीं पा रहा था, इसलिए उसने इसी में ही भलाई समझी कि कमरे से बाहर चला जाए। वो कमरे से बाहर निकल गया था, लेकिन उसका दिमाग अनामिका के बारे में ही बार बार सोच रहा था। उसे उम्मीद नहीं थी कि इस 16-17 साल की लड़की 11वीं-12वीं क्लास में पढ़ने वाली उसे इस तरीके से चुनौती देगी। अब तक उस लड़की ने उसे कुछ भी करने का मौका नहीं दिया था। इतना तो वो समझ गया था कि वो तेज धार वाला नुकीला चाकू उसके कहीं बहुत पास होता है, जिसे वो झट से निकाल लेती है। रात को रिसेप्शन का फंक्शन चल रहा था। हॉल बहुत ही बड़ा था, मेहमान आए हुए थे और आज उसने पिंक कलर का जोड़ा पहना हुआ था जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। कुछ पल तो अनिल बस उसे देखता ही रह गया था, लेकिन अनामिका को उसकी दीवानगी भरी नज़रों से भी नफरत महसूस हो रही थी। बड़ा मुश्किल होता है अपनी बहन के खूनी के साथ वक्त गुजारना, एक कमरे में रहना, लेकिन वो खुद पर जोर डाल रही थी। बस एक बार वो उसके मुंह से सच्चाई निकालना चाहती थी और उसे पुलिस के हवाले करना चाहती थी। वो उसे सज़ा दिलवाना चाहती थी, बस यही उसका मकसद था। वो जानती थी कि रिसेप्शन की रात भी वो उसे अपने पास नहीं आने देगी, इसलिए खुद भी उसके करीब आने की कोशिश नहीं करती थी। रात को काफ़ी देर तक जागती रही। नींद तो उसकी आंखों से दूर जा चुकी थी और यहाँ पर अनिल का दिल भी बेचैन होने लगा था। जज्बात उसे परेशान कर रहे थे। वो चाहता था कि जैसे ही अनामिका को गहरी नींद लग जाए तो सबसे पहले तो वो चाकू जहाँ छुपाती है वो वहाँ से निकाल कर कहीं दूर फेंक दे, ताकि वही एक उनके बीच में दीवार बनी हुई थी। पहले तो इस चाकू को उसे दूर करना चाहता था। ऐसी जगह छुपाना होगा जहाँ वो कभी ढूंढ ना पाए, वो सोच रहा था। फिर इसी लड़की का दिमाग ठीक करना पड़ेगा जो उसे पिछली 2 रातों से तड़पा रही थी। उसे लगा शायद अनामिका सो गई हो और रात से ज़्यादा बहुत गहरी नींद में वो सोई हुई नजर आ रही थी, लेकिन उसकी नींद इतनी पक्की नहीं थी कि वो बेखबर होकर सोती रहती। जरा से आहट पर भी उसकी आंख फौरन खुल जाती। धीरे से अनिल अपने सोफे से उठा और उसके पास आ गया। उसके दोनों हाथ खाली थे। धीरे से उसने अपना हाथ उसके तकिए के नीचे रखा। वो धीरे धीरे तकिए के नीचे अपना हाथ फैला रहा था। शायद चाकू उसने तकिए के नीचे छुपाया हो, लेकिन तकिए के नीचे कुछ भी नहीं था। फिर वो खड़ा हो गया, सोचने लगा अगर तकिए के नीचे नहीं है तो फिर कहाँ होगा, क्योंकि वो तुरंत ही उसे बाहर निकाल देती है तो बेड के पास ही कहीं होगा। लेकिन अभी तो अनामिका बेड पर आराम से लेटी थी, जबकि ड्रेसिंग टेबल के सामने वो अनिल खड़ा था। तब वो बिल्कुल बेबस थी, कुछ भी नहीं कर पा रही थी। उसे तो ये लगा था कि उसने सोने से पहले चाकू तकिए के नीचे छुपाया होगा, लेकिन वहाँ तो कुछ भी नहीं था। उसने दोनों हाथ खाली थे। वो सोच में पड़ गया कि इतने जल्दी वो कहाँ से ये सब कुछ करती होगी। तभी उसकी नज़र उसके चेहरे पर पड़ी, जहाँ बालों की कुछ लटें उसके चेहरे को छू रही थी। दिल में बड़ी तेज़ ख्वाहिश उसके उमड़ने लगी और मज़े इसके वो आज़ादी लेने लगा कि चलो आज की रात तो मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। वो बिल्कुल उसके साथ में बैठ गया, अपनी उंगली से उसके लटों को धीरे धीरे पीछे करने लगा। उसके खूबसूरत चेहरे को देखने लगा। उसके नाजुक पंखुड़ियों जैसे होठों को देखकर उसका दिल बुरी तरीके से बेचैन हो उठा। वो जानता था कि अगर उसके करीब आया तो वो फिर से उसे तेज धार वाला चाकू निकाल कर मार देगी, लेकिन वो उसे अपने हाथों से ही निकालेगा। हाँ, अगर मैं उसके हाथों को अपने हाथों से जकड़ लूँगा तो यकीनन उसकी कोशिश को मैं नाकाम कर सकता हूँ। इसलिए उसने सबसे पहले उसके दोनों हाथों की उंगलियों में अपने सारी उंगलियां फंसा दी। उसे जोर से बेड से लगा दिया। उसी दौरान अनामिका की आँख खुल गई। खुद को बेबस देखकर और उसको अपने ऊपर देखकर वो और उसकी दीवानगी पूरी तरीके से छाती हुई देखकर डर गई। उसने कहा, छोड़ो मुझे। वो बोला, नहीं, बहुत पागल कर दिया है तुमने मुझे। वो विनती करने लगी, लेकिन अनिल उसे छोड़ नहीं रहा था। वो बार बार, छोड़ो मुझे प्लीज़, लेकिन उसकी नज़रें सिर्फ उसके होठों की तरफ ही थी। उसने अपने दिल में बेकाबू जज्बात दबाए हुए थे। वो उसके चेहरे पर झुक गया और अपने होठों को तृप्त कर रहा था, लेकिन वो ये प्यार से प्यार नहीं कर रहा था। उसे बिल्कुल भी जुनून में उसे छूने की कोशिश कर रहा था, जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं था। बार बार अनामिका उसे कह रही थी, मुझे छोड़ो। वो अपने चेहरे को पीछे खींच रही थी, लेकिन जैसे वो अपना चेहरा पीछे खींचती वैसे वैसे वो अपने होठों से उसके होठ जोर से अपनी ओर खींचने लगता। उसे दर्द होने लगता। अनामिका लेकिन बार बार अपना चेहरा इधर करती तो कभी उधर करती। उसकी कोशिश को वो नाकाम कर रही थी, लेकिन वो अपना इतना हक उस पर जता चुका था। उसने उसे बता दिया था कि उसके होठों पर सिर्फ उसका ही हक है। यहाँ पर अनामिका की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो गुस्से से उसे देख रही थी, लेकिन वो सिर्फ प्यार कर रहा था। आधा घंटा वो सिर्फ अपने होठों की प्यास मिटाता रहा, फिर उसने उसे छोड़ दिया। लेकिन यहाँ पर अनिल नहीं जानता था कि वो
पागल लड़की है, ये सब भी कर सकती है। अपने पेट से उसने कमीज हटाई थी। जो बंधा हुआ बेल्ट था उसने चाकू निकालते हुए कहने लगी, तुम होते कौन हो मेरे साथ ये सब कुछ करने वाले? आई हेट यू। वो बहुत गुस्से में कह रही थी। उसने उसे चाकू दिखाकर अपने पास आने को कहा। वो उसे जख्मी करना चाहती थी। उसकी दीवानगी और पागलपन को देखकर अनिल के होश उड़ गए थे। यहाँ पर अनामिका के इस भयानक कदम से वो पूरी तरीके से डर गया था और चौंक भी गया था। उसके होठों से खून बह रहा था। यहाँ पर अनिल घबरा कर उसको अनामिका को ये कहने लगा, तुमने ये सब कुछ क्यों और कैसे किया? बताओ तो सही। मैंने तो बस प्यार किया था तुमसे, और तुम? लेकिन उसने चाकू उसके गर्दन पर रख दिया और कहने लगी, पीछे हटो, मैं तुमसे बहुत नफरत करती हूँ। तुमने अपना हक जताने के लिए मेरे होठ से खून निकाला। ये कैसी ज़बरदस्ती है? और तुम कैसे मुझे ज़बरदस्ती से छू सकते हो और अपना हक जता सकते हो? मैं तुम्हारा कोई खिलौना हूँ क्या? तभी अनामिका ने अपनी कलाई पर थोड़ा सा कट मारा और खुद ही अपने आप को नुकसान पहुंचाने लगी। तब अनिल को बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ। उसने सोचा, ये तो सन की लड़की है, पागल लड़की है, उसे इसके साथ ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए थी। अनामिका ने फिर से और एक कोशिश की। उसने खुद ही अपने होठ पर हल्का सा चाकू मार लिया और उस चाकू की धार से उसके होठ से फिर से खून टप टप बहने लगा। ये देखकर तो और भी ज़्यादा अनिल पागल हो गया। उसे उस पागल लड़की पर बहुत ज़्यादा दया आने लगी। वो सर पकड़कर बैठ गया और उसके पास जाकर उसके होठ से वो खून बंद करने लगा। उसने कहा, खबरदार, अगर तुम मेरे पास भी आए ना तो देख लेना, जैसे मैंने खुद को नुकसान पहुंचाया है ना, उसे गहरा नुकसान मैं तुम्हें पहुंचाऊंगी। अब अनिल ने सर पकड़ लिया और कहने लगा, देखो, तुम्हें मेरे बारे में कोई गलतफहमी हुई है। मैं ऐसा हरगिज़ नहीं हूँ जैसा तुम सोच रही हो। मैं ऐसा वैसा बिल्कुल भी नहीं हूँ। लेकिन तुम्हारी बहन को क्या हुआ था, वो कैसे मरी, ये मैं तुम्हें नहीं बता सकता। इसलिए भगवान के लिए, तुम्हें भगवान का वास्ता है, खुद को नुकसान मत पहुँचाओ और मुझसे कुछ भी मत पूछो। यहाँ पर अनामिका ने कहा, आप मेरे करीब आइए तो मैं अपने साथ यह करूँगी। तुम बस आकर तो देखो, खुद को काट कर मैं जख्मी करूँगी, अपने होठों को मैं जला दूंगी। यहाँ पर अनिल ने उसे गुस्से से देखा था। कहने लगा, नहीं, बिल्कुल नहीं आऊँगा तुम्हारे पास। बस तुम ये सब ड्रामा करना बंद कर दो और अपने आप को नुकसान मत पहुँचाओ। बस खुश रहो। तुम्हारे खुशी में ही मेरी खुशी है। अनिल ने बस उसे ये बात कही कि तुम बेफिक्र रहो। देखो, जो कुछ भी हुआ था सब कुछ गलतफहमी के साथ हुआ था, लेकिन तुम पागलपन छोड़ोगी ना तो मैं तुम्हें सब कुछ तुम्हारी बहन के बारे में बता दूंगा। तुमने जो सोचा है वैसा ज़रूर होगा, तुम्हें सच्चाई ज़रूर पता हो जाएगी। लेकिन प्लीज़ तुम ये चाकू वगैरह पकड़ना छोड़ दो। जिसके दम पर तुम ये सब कुछ हरकतें कर रही हो, बहुत जल्दी तुम्हें ये नाराज़ कर देगा। मुझे अपनी परवाह नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें खुद को नुकसान पहुंचाते नहीं देख सकता। वो बड़े प्यार से अपनी नाजुक सी बीवी को समझा रहा था कि ये सब पागलपन छोड़ो, तुम खुद को तकलीफ दोगी तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम्हारी बहन के साथ क्या हुआ क्या नहीं ये सब भूल जाओ। अगर तुम्हें इस मकसद से मुझसे शादी की है तो तुम अपनी बहन की सच्चाई जान जाओगी तो ये तुम बड़ी बेवकूफ़ी कर लोगी। ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलती होगी, क्योंकि मेरे मुँह से एक शब्द भी नहीं निकलेगा। ये कहकर वो बड़े गुस्से में वहाँ से चला गया। अनिल बहुत ज़्यादा सदमे में था। अनिल के लिए ये बड़ी अजीब बात थी। उसे अंदाज़ा नहीं था कि वो लड़की पागलपन की इस हद तक जा सकती है, जिसे बस सच जानना था। उसे मुजरिम समझ रही थी, जो कि बिल्कुल भी वो बेकसूर था। जिस तरह से आज अनामिका ने खुद को नुकसान पहुंचाया था, सच में अनामिका बहुत ही ज़्यादा अच्छी लड़की थी, लेकिन अनिल का डर के बुरा हाल था। हर हाल में उसे उस चाकू को उससे दूर करना था। इतना तो उसे अंदाज़ा हो गया था कि उसने अपने जिस्म पर कुछ ऐसा बांध रखा है जहां वो इस चाकू को छुपा रखती है। ये बात भी खतरनाक थी, क्योंकि वो तेज धार वाला चाकू कभी भी उसके पेट में लग सकता था। अनिल की बातों ने अनामिका को परेशान किया था कि उसने उसे साफ कह दिया था कि सच नहीं बताएगा। वो उसके आने का मकसद जान गया था। यहाँ पर अनामिका हर हाल में बस सच जानना चाहती थी। अगले दिन अनिल ने अनामिका से बात तक नहीं की थी, बल्कि 3-4 दिन तक उससे कोई बात नहीं की और ना ही उसके करीब आया था। एक बार दूध का ग्लास लेकर उसने साइड टेबल पर रख दिया और कहा, ये मम्मी ने दिया है। अनामिका ने कहा, मैं दूध नहीं पीती। उसने कहा, नहीं पीना है तो फेंक दो। यहाँ से जाकर मेरी माँ को मना कर दो, उन्हें तुम्हारी सेहत की बहुत ज़्यादा फिक्र लगी रहती है। अनामिका के जख्म अभी भी गहरे थे और उसके होठ से और हाथ से साफ साफ खून जब भी वो जख्म खोलती टपक रहा था और
उसके माँ को ये लग रहा था कि ये सारा शायद उसके बेटे ने ही किया है। वो अपनी माँ से क्या कहता कि इस बेवकूफ़ लड़की ने ये खुद अपने हाथ से किया है। अपनी माँ की डांट फटकार सुनकर उसने कुछ नहीं कहा था। बस अनामिका पर कोई इल्ज़ाम नहीं लगना चाहिए, इसलिए चुपचाप डांट सुनकर वो वहीं पर उस बात को दबा देता। जब अनामिका ने दूध के गिलास को हाथ तक नहीं लगाया तब अनिल ने कहा, देखो खाने पीने की चीज़ को बेइज्जती से नहीं रखते। तुम्हें पीना है तो पियो, वरना मम्मी को वापस देकर चली आओ। अनिल की माँ यानी कि बहुत अच्छी थी, उसके जख्म भरना चाहती थी। यहाँ पर अनामिका की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उसे जाकर दूध का ग्लास वापस कर दे, इसलिए उसने चुपचाप दूध पी लिया। जितने होठ जख्मी हो गए थे, ठीक से खाना तो खाया नहीं गया, इसलिए उसने दूध पी लिया। फिर वो बेड पर लेट गई। यहाँ पर अनिल को पता था कि उसे खाना नहीं खाया जा रहा, इसलिए अपनी माँ का नाम लेकर उसे जानबूझकर दूध उसने लाकर दिया था। उसे पता था कि अपनी माँ का डर देते ही वो दूध पी लेगी, और यही हुआ था। यहाँ पर अनामिका ने दूध का ग्लास गट-गट अपने मुंह से लगाकर पी लिया था। चाकू को वो उससे हमेशा के लिए दूर करना चाहता था और फिर वो यहाँ वहाँ ढूंढने लगा, लेकिन उसे नहीं मिला। फिर अचानक से वो गहरी नींद में सोई हुई देखकर उसने हल्के से उसके करीब जाकर उसके कमीज को ऊपर किया तो उसके पेट पर एक चौड़ी सी बेल्ट बंधी हुई थी, जिस पर वो चाकू ध्यान से रखा हुआ था। उसने चाकू निकाल लिया, उसका प्लास्टिक का कवर भी देखा। कवर के साथ वो पूरी तरह सुरक्षित थी। वो चाकू उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। साथ ही उसकी नज़र एक रिकॉर्डर पर भी पड़ी। रिकॉर्डर को जब उसने ऑन किया तो उसके और उसके बीच की बातें दोनों की वो सुनने लगा। उसमें रिकॉर्ड था। वो समझ गया था कि वो उसे उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा करने के लिए आई है, उसके साथ जिंदगी गुजारने नहीं या संसार करने नहीं आई है। वो किसी न किसी तरह उसे मुजरिम साबित करके पुलिस के हवाले करने आई है। अब अनिल के हाथ में चाकू और रिकॉर्डर दोनों थे, और अनिल यहाँ पर अपने आप को बस खुशनसीब समझ रहा था, और यहाँ पर अनामिका बेबस सो रही थी। अनिल ने दोनों चीज़ें, चाकू और रिकॉर्डर, ले ली। बेल्ट भी वही बंधा रहने दिया। उसने अनामिका की कमीज को दोबारा ठीक कर दिया और दोनों चीज़ों को लेकर उसने छुपा दिया। उस लॉकर की खबर तक अनामिका को नहीं होने दी, क्योंकि वो अलमारी का हिस्सा नहीं था बल्कि दीवार में बनाया गया था, और उसके आगे वहाँ पर अनिल और तारा की तस्वीर लगी हुई थी। सुबह जब अनामिका की आँख खुली तो उसका सर बहुत भारी था। उठकर बैठी तो बाल खुले हुए थे और बिखरे हुए थे। उसने एक हाथ में अपना सर पकड़ लिया। फिर जब नज़र बगल पे पड़ी तो एकदम से हैरान रह गई, क्योंकि बगल में उसका पति अनिल बेखबर सो रहा था। उसका दिल जैसे उछलकर उसके मुंह में आ गया था। वो बहुत परेशान हुई थी। अपने बिखरे बाल देखकर और भी ज़्यादा बेखबर थी। इससे पहले कि वो बेड से खड़ी हो जाती, अनिल की आँख खुली और वो मुस्कुराकर कहने लगा, गुड मॉर्निंग मेरी जान, कैसी हो तुम? नींद तो पूरी हो गई ना तुम्हारी? उसने कहा, आप यहाँ क्या कर रहे हो? अनिल ने कहा, क्या कर रहा हूँ मतलब? सो रहा हूँ। अब क्या सोने पर भी ऐतराज़ है तुम्हें? अनामिका ने साफ कहा, आप यहाँ नहीं सो सकते। अनिल कहने लगा, क्यों नहीं सो सकता? तुम तो मेरी पत्नी हो। अनामिका ने सीधे उस पर इल्ज़ाम लगाया, आपने दूध में कुछ मिलाया था ना, वरना मेरी नींद इतनी पक्की नहीं रहती। मैं बेखबर कभी नहीं सोती। अनिल ने मान लिया, हाँ मजबूरी थी, मिलाना पड़ा। तुम्हारे जो बाल है, उफ, मुझे पागल कर देते हैं। बस ये जी चाह रहा है कि तुम्हारे बालों से मैं खेल सकूं। अब इतना तो हक है ना मुझे। ये कहकर वो उसके चेहरे के पास और भी आने लगा तो यहाँ पर अनामिका का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो कहने लगी, आप शायद भूल चुके हो कि आपकी इस तरीके की हिम्मत पर मैं क्या कर सकती हूँ और आपको क्या जवाब दे सकती हूँ। ये कहकर वो खड़ी हुई और साइड टेबल के और ड्रेसिंग टेबल के दराज खोलकर देखने लगी, लेकिन इस बार उसे वहाँ कुछ नहीं नजर आया, क्योंकि यहाँ पर अनामिका के उठने से पहले ही वो चीज़ें सारी उसके पति ने गायब करके रख दी थी, जिसे वो खुद को नुकसान ना पहुँचाती। वो कैंची ही ढूंढ रही थी ताकि अपने लंबे बालों को काट देती। यहाँ पर अनिल उठकर खड़ा हो गया, उसके पास आया, उसके हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया। वो कहने लगी, छोड़ो मुझे, वरना मैं खुद को ख़त्म कर लूँगी। अनिल ने कहा, मुझे इश्क है तुम्हारे बालों से। अगर तुमने बाल काटने की गलती की तो याद रखना, रात भर मेरी जिद बर्दाश्त करोगी। मैं ज़रा भी रहम नहीं करूँगा तुम पर। ये कहते हुए उसने उसका हाथ छोड़ दिया था। फिर अलमारी से अपने कपड़े निकालकर वॉशरूम में चला गया। तैयार होकर जब बाहर आया तो वो चुपचाप बैठी नाश्ता कर रही थी। अनिल ने भी चुपचाप नाश्ता किया। फिर अनिल अपने ऑफिस के लिए चला गया, लेकिन अपनी माँ से कहकर गया था, ना तो
अनामिका को घर से बाहर जाने दो और ना ही उसे कैंची, छुरे और ऐसा कोई भी चीज़ छूने दो, क्योंकि वो थोड़ी सी मानसिक रूप से परेशान है। ऐसी चीज़ें देख लेती है तो अपने आप को नुकसान पहुंचा लेती है। ये सुनकर उसकी माँ कुछ घबरा गई थी। फिर उन्हें उनकी वो जख्म, वो सब कुछ याद आए। फिलहाल अनामिका अब तक इस बात से अनजान थी कि उसकी बेल्ट में ना तो चाकू है और ना ही रिकॉर्डर। उसने ज़्यादातर वक्त अपने कमरे में ही गुजारा था। रात को जब अनिल घर वापस आया तब भी वो कमरे में ही थी, क्योंकि खाना उसकी सास ने किचन में खुद खड़े होकर 5वीं से बनाया था। उसे किसी भी काम में वो हेल्प नहीं करती थी। जैसे ही अनिल कमरे में आया, अनिल को देखकर अनामिका खड़ी हो गई। कहने लगी, मुझे बताते क्यों नहीं हो कि आखिर तुमने मेरे बहन के साथ क्या किया है? तब अनिल ने कहा, इजाज़त दे तो मैं बता दूंगा तुम्हें। मैं बता दूं कि मैंने क्या किया था तुम्हारी बहन के साथ? मैं तो खुद बहुत बेचैन हूँ वो सब कुछ करने के लिए जो तभी तारा के साथ किया, लेकिन वो सह नहीं पाई। अनिल की जानबूझकर वो उसे तंग कर रहा था, बस परेशान कर रहा था, वो बातें अलग थी। फिर उसने अपना वॉलेट, गाड़ी की चाबी, सब कुछ साइड टेबल के ड्रॉर में रखा। अपनी आस्तीनों को पीछे किया, बटन खोलने लगा। मेरा ट्राउज़र शॉर्ट निकाल दो ज़रा, मैं थोड़ा नहा धोकर बाहर आता हूँ। मैं तुम्हारी नौकरानी नहीं हूँ। ये कहकर उसने टाल दिया। कहने लगी, तुम अपने काम खुद क्यों नहीं करते? मैं नहीं करूँगी तुम्हारा काम, बेहतर यही होगा कि तुम अपने काम खुद करो। ये कहकर वो सामने सोफे पर जाकर बैठ गई। अनामिका मन ही मन में सोचने लगी कि मेरा शादी करके तो कोई भी फायदा नहीं हुआ, मैं तो बस बेकार में यहाँ आई हूँ। कब होगा ये सब कुछ खुलासा? तभी अनिल कहने लगा, बहुत हो गई तुम्हारी जिद। मेरी बीवी होने के नाते मेरे सारे काम और सारी काम की जिम्मेदारी तुम्हारी है। बहुत प्यार से समझा रहा हूँ तुम्हें। मेरे प्यार का गलत फायदा ना उठाओ तो बेहतर ही होगा। मैं शावर लेकर आ रहा हूँ, मेरे कपड़े निकाल कर रख दो, वरना मैं ऐसे ही बाहर आ जाऊँगा। ये कहकर वो वॉशरूम में चला गया, लेकिन बजाय इसके कि वो उसके कपड़े निकाल कर देती, वो कमरे से बाहर चली गई थी। खुद को समझाया कि ये सब कुछ मैं नहीं करूँगी, मैं इसकी नौकरानी नहीं हूँ। मुझे सिर्फ ये जानना है कि मेरे बहन के साथ आखिर क्या हुआ था। मुझे इसके साथ जिंदगी नहीं गुजारनी है। वो बेबसी की आखिरी हद पार कर रही थी। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे और क्या ना करे, कैसे पता करे। अभी तो कोई सुराग उसके हाथ नहीं लगा था जिससे वो उसे मुजरिम साबित करती। यहाँ पर अनामिका इस वक्त बुरी तरीके से हताश और बेबस थी कि अब क्या करना चाहिए। काफ़ी देर तक वो अनिल दरवाजे पर ही दस्तक देता रहा। तब तक अनामिका उसके कपड़े उसे पकड़ाए, लेकिन वो तो कमरे में थी ही नहीं, ना ही आवाज़ आ रही थी। इसलिए जब वो कमरे में आया तो कमरा खाली था। गुस्से से उसने अपने कपड़े बदले और बाहर आया। चुपचाप खाना खाने के बाद कमरे में आकर बेड पर लैपटॉप पर काम करने लगा। यहाँ पर अनामिका जानती थी कि जब तक वो बेड पर काम करेगा तब तक वो सो नहीं सकती। यहाँ पर अनामिका जब कमरे में आई तो अनिल को बेड पर टिक लगाकर बैठे देखा। कहने लगी, ऐसा करे आप सोफे पर जाकर बैठे, मैं सोना चाहती हूँ। इस पर अनिल ने अपनी भुएं सिकोड़ी और कहा, मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूँ, ना ही मैं तुम्हारा गुलाम हूँ जिस पर तुम हुक्म चलाओगी। कमरा मेरा है, बेड भी मेरा है और हाँ, घर भी मेरा है। जहाँ मेरा दिल चाहेगा मैं वहीं बैठूंगा। वो गहरी सांस लेकर सोफे पर जाकर लेट गई। सोफे की पिछली तरफ खिड़की थी। तेज तूफानी बारिश एकदम से शुरू हुई। बादलों की गरज, चमक और तेज तूफानी बारिश से अनामिका को बहुत पहले से ही डर लगता था। बार बार कभी कभी खिड़की से पर्दा ठीक कर देती तो कभी डर के मारे आंख बंद कर देती। उसकी चेहरे की रंगत उड़ी हुई थी। उसके चेहरे के बदलते भाव देखकर अनिल समझ गया था कि वो बारिश से डर रही है। वैसे भी रात का 1 बज रहा था। अनिल ने तुरंत ही अपना लैपटॉप बंद कर दिया और सोफे के पास जाकर पर्दे हटा दिए। बाहर से बादलों की गरज और चमकती हुई बिजली की रोशनी सीधी अनामिका के चेहरे पर पड़ रही थी। वो घबरा कर उठकर बैठ गई। कहने लगी, ये पर्दे क्यों हटा रहे हो? आपने ये ऐसा क्यों किया? तभी अनिल ने कहा, क्यों, तुम्हें डर लग रहा है? तुम्हें ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता? नाटकीय अंदाज से उसे आंखें फाड़ फाड़ कर वो देख रहा था, जैसे कि उसकी किसी कमजोरी को जानकर वो फायदा उठाने की कोशिश कर रहा हो। उसने नामे सर हिलाया। कहने लगी, मुझे नहीं डर लगता ऐसी चीज़ों से। अनिल ने कहा, तो फिर इतना क्यों? खूबसूरत नज़ारा देखने के लिए तुम बाहर नहीं देख रही हो और अपनी आंखें मूंद कर बस ऐसे ही पड़ी हो? बताओ, खिड़की पर पर्दे डालने को कह रही हो? ऐसा नज़ारा देखने को तो लड़कियां तरस जाती है कि ये सब कुछ देखने के लिए कब मिलेगा। इससे पहले कि वो उठकर बेड पर जाती, तभी अनिल ने उसकी कलाई पकड़ ली। अनिल ने उसकी कलाई
कसकर पकड़ी हुई थी और कहा, कभी बारिश में नहाई हो तुम? वो घबरा कर बोली, नहीं, मुझे ऐसी कोई शौक में नहीं पड़ना है और ना ही मुझे कभी ऐसा शौक था कि मैं बारिश में नहाऊं। वो मुस्कुराया, लेकिन मुझे तो बहुत शौक है। फिर उसकी आंखों में गहराई देखकर पूछा, जानना चाहती हो उस रात क्या हुआ था मेरे और तुम्हारे बहन के बीच में? ये सुनकर अनामिका ने उत्साहित से उसकी आंखों में देखा। उसने डर को किनारे कर दिया। हाँ बताइए ना, क्या हुआ था? अनिल ने उसकी कलाई पकड़ी और उसे तेजी से कमरे से बाहर खींच लिया। वो उसे लॉन्च में ले आया, बाहर का दरवाज़ा खोला और उसे ज़बरदस्ती लॉन्च में लाया। वहाँ बारिश तेजी से बह रही थी। वहाँ पर अनामिका बुरी तरीके से घबरा भी रही थी। चौकीदार तक अपने क्वार्टर में चला गया था। लॉन में उन दोनों के सिवा कोई भी नहीं था। तेज बारिश में वो बहुत डरी हुई थी। अनिल ने इस बीच उसके बालों की चोटी खोल दी। अनामिका ने कांपते हुए कहा, यह आप क्या कर रहे हो? छोड़ो ना, छोड़िए मुझे, ऐसा मत करिए। अनिल ने कहा, सच जानना चाहते हो ना कि आखिर क्या हुआ था? ये कहकर उसने उसे अपनी बाहों में ले लिया। ठीक उसी वक्त बादल बहुत ही ज़्यादा जोर से गरजा और डर के मारे अनामिका ने उसके शर्ट में अपना चेहरा घुसा लिया और उसके शर्ट को दोनों हाथों से कस के पकड़ लिया। पहली बार उसने अनिल को उसके नाम से पुकारा था। अनिल, मुझे डर लग रहा है, प्लीज़ मुझे अंदर जाने दो ना, मुझे बारिश में नहीं भीगना है। अनामिका ने उसके कान के पास जाकर धीरे से कहा, जब मैं हूँ ना तो तुम डरती क्यों हो? मैं तुम्हारा जीवन साथी हूँ। मेरे होने से तुम्हें डरना नहीं चाहिए, बल्कि निडर होकर जीना चाहिए। ये कहकर अनिल ने उसके डर को समेटने की कोशिश की और उसे पूरी तरीके से अपने बाहों में भर लिया। लेकिन यहाँ पर अनामिका का डर के बुरा हाल था। लेकिन उसी पल जैसे ही अनामिका ने अपने बेल्ट पर नज़र मारी, चाकू निकालने की कोशिश की, तो वहाँ कुछ भी नहीं था, ना तो रिकॉर्डर और ना ही कुछ। उसने घबराकर अनिल की तरफ देखा। वो जीत के अंदाज में बोला, आज हमारे बीच कोई नहीं आएगा, तुम्हारा वो चाकू भी नहीं जो अब तक मेरा दुश्मन बना हुआ था। वो कहने लगी, आपने जानबूझकर मेरे साथ ऐसा किया ना, मुझे नशीला दूध पिलाया ताकि मेरे साथ ये सब कुछ कर सको, मेरा फ़ायदा उठा सको। अनिल ने कहा, कौन सा गलत फ़ायदा उठाया? तुम्हारे साथ मेरी शादी हुई है। शादी का मतलब तो जानती हो ना तुम? शादी का मतलब है कि तुम मेरे लिए पूरी तरीके से जायज़ हो। मैं जब चाहूँ, जहाँ चाहूँ तुमसे वो सब कुछ करवा सकता हूँ, तुमसे प्यार कर सकता हूँ। तुम्हारी शादी मेरे साथ ज़बरदस्ती नहीं की गई, बल्कि तुमने खुद ही मुझसे शादी करने की चाहत रखी थी। अनामिका ने विरोध किया, आप मेरा मकसद जानते हो, आपने मेरी बहन को जान से मार डाला। अनिल ने उसे और कसकर पकड़ा और करीब किया। अनिल ने उसे कसकर पकड़ा हुआ था। उसकी गीली जुल्फे उसके कान के पास से हटा करके कान में धीरे से कहा, हाँ मैंने मारा था। अगले पल अनिल ने उसे अपनी बाहों में उठा लिया और तेजी से कमरे की तरफ बढ़ने लगा, जबकि अनामिका की आंखें खुली की खुली रह गई। उसके कान में वो उसके शब्द अभी भी गूंज रहे थे, हाँ मैंने ही मारा था तुम्हारी बहन को। ये शब्द उसका मकसद पूरा कर चुके थे। मगर जिस तरीके से ये सच्चाई उसके सामने आई थी, उसे उस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था। अनिल ने उसे बेड पर पटक दिया और उसके करीब बहुत ज़्यादा झुक गया। बाहर अभी बारिश हो रही थी। यहाँ पर अनामिका को पता था कि अब अनिल को रोकना नामुमकिन है। वो कहने लगी, अगर तुमने मेरे साथ ज़बरदस्ती की तो उसकी बात पूरी होने से पहले ही। अनिल ने उसके होठों को अपने होठों में सील कर दिया। यहाँ पर अनिल ने कहा, मैंने उसके साथ कुछ नहीं किया, लेकिन सच तुम्हें तब बताऊंगा जब तुम्हें पूरी तरीके से अपना लूँगा। मुझे इस बारिश को एंजॉय करने दो, तुम्हारी बकवास नहीं सुननी है। वो उसे अपने सीने से लगाए हुए उसके कान में अब धीरे धीरे बातें कर रहा था। उसे अपनी बेचैनी और इच्छाएं बता रहा था और वो बार बार खुद को बस उससे अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन इस वक्त अनिल ने उसे पूरी तरीके से बेबस कर दिया था। उसके पास ऐसा कुछ नहीं था जिससे वो खुद को अनिल से दूर कर सकती। अपनी शादी का फैसला उसे आत्मनिर्भर खुद ही करना था, इसलिए उसने खुद किया था। वो सिसकते हुए कहने लगी, मैं सुबह ही अपने मायके जाना चाहती हूँ। आपको मैं आज़ाद करना चाहती हूँ, वरना याद रखना अगर आपने कुछ भी मेरे साथ गलत किया तो याद रखना मैं आपको जान से मार डालूंगी। वो निर्दयता से बोल रही थी। मार डालना, वो ऐसे वर्ड बिल्कुल भी अनिल को पसंद नहीं थे। वो उसे बस अपनी बाहों में कस के पकड़ा हुआ था और वो बुरी तरीके से डर भी रही थी। क्या करोगी? मार डालोगी? अच्छा मार डालो, मेरा क्या जाता है, मार डालो, मैं किसी तीसरी लड़की से शादी कर लूँगा।
ये सुनकर वो गुस्से से अब और भी ज्यादा आग बबूला हो गई। कहने लगी, आप इंसान हो या हैवान? आप जल्लाद हो क्या? वो बोला, हाँ मैं जल्लादी हूँ और आज तुम्हें बताऊंगा कि मैं कितना ज़्यादा खतरनाक जल्लाद हूँ। इस तेज बरसती बारिश में वो उसे गोद में उठाकर पहले लॉन्च में लेकर आया, फिर कमरे में लाकर उसे बेड पर गिरा दिया, फिर पलटकर कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। लेकिन जैसे वो उसके करीब आया वो बेड की दूसरी तरफ खड़ी हो गई। अनिल कहने लगा, देखो मुझे तंग मत करो। वो खींचकर बोली, आप धोखेबाज हो, चीटर हो, मुझे नहीं रहना आपके साथ। अनिल उसे गुस्से में कहने लगा, शादी तुमने अपनी मर्जी से की थी ना मुझसे, अब क्यों ये सारी बातें कह रही हो? अब तो तुम्हें रहना ही पड़ेगा। ये कहकर वो उसकी तरफ बढ़ने लगा था। अनामिका पीछे हटी और दीवार से लग गई। अनिल ने दोनों हाथ पकड़कर उसे भागने का रास्ता ही बंद कर दिया था और वो बस देखती रह गई। लेकिन वो अब रोने लगी थी। कहने लगी, आप खूनी हो, आपने मेरी बहन के साथ बहुत बुरा किया है। अनामिका बस शांत रहकर अब रोना शुरू करने लगी। तभी अनिल ने बड़ी गंभीरता से कहा, कुछ नहीं किया मैंने तुम्हारी बहन के साथ। तुम्हारी बहन किसी और से प्यार करती थी, किसी और को पसंद करती थी। माँ बाप के कहने पर उसने मुझसे शादी जोड़ दी। जब पहली बार मैंने उसे रेस्टोरेंट में बुलाया तब तक हमारी शादी के कार्ड छप चुके थे, शादी तय हो चुकी थी। तब उसने मुझे बताया कि वो किसी और को पसंद करती है, लेकिन मेरे पास कोई रास्ता नहीं था सिवाय उसे अपनाने के, क्योंकि ये मेरे खानदान की इज्जत का सवाल था। लेकिन मैंने उसे हाथ तक नहीं लगाया। हनीमून की जगह तुम्हारी बहन ने चुनी, क्योंकि वो जिस लड़के से प्यार करती थी वो वहीं पर रहता था। मैंने तुम्हारी बहन को बहुत समझाया कि पहले मुझे उस लड़के से मिलने दो। बहुत से लड़के प्यार के नाम पर धोखा दे जाते हैं। अगर वो तारा के लायक हुआ तो मैं खुद उसे तलाक देकर उसकी शादी उस लड़के से करवा दूंगा। लेकिन तुम्हारी बहन बहुत जिद्दी थी। मुझे पता है वो रात को उस लड़के के पास चली गई जिसने उसे बर्बाद करके रख दिया और उसकी ऐसी हालत कर दी कि जब वो मेरे कमरे तक पहुंची तो दरवाजे पर दस्तक देती ही बेहोश हो गई थी। मैं उसे अस्पताल लेकर चला गया, लेकिन डॉक्टर उसे पूरी तरह मृत घोषित कर चुका था। उस लड़के ने उसके साथ दरिंदगी जैसा सलूक किया था। मरने से पहले उसने मुझसे वादा लिया था कि मैं उसकी सच्चाई घर वालों को कभी ना बताऊं, ताकि मरने के बाद उसके घर वाले उसे बुरा भला समझे। मैं अब तक वो वादा निभा रहा था। अनिल ने गहरी सांस ली। समझी, पोस्टमार्टम इसलिए नहीं करवाने दिया क्योंकि जो कुछ उसके साथ हुआ था। तुम लोग जिम्मेदार मुझे समझते। अगर तुम्हें यकीन है तो ठीक है, मेरे साथ वैसे रहो जैसे एक बीबी को रहने का हक होता है। अगर तुम्हें लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मैं फैसला तुम पर छोड़ता हूँ। तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहती तो तुम्हें लगता है कि तुम्हारी बहन का कातिल मैं हूँ तो तुम जा सकती हो। लेकिन एक बात अच्छी तरीके से याद रखना अनामिका, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ, इसलिए स्वार्थी होकर फैसला मत करना। अनिल की बात सुनकर अनामिका को याद आने लगा। आखिरी बार जब उसे तारा का कॉल आया था वो यही कह रही थी कि मैंने तुमसे कुछ छुपाया है, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। वो ये बात बार बार कहती थी, लेकिन बात अधूरी रह जाती। बार बार उसकी आवाज़ कट रही थी। शायद जहाँ वो थी वहाँ नेटवर्क नहीं आ रहा था। शादी से पहले भी कई बार अनामिका ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया था। वो फ़ोन पर किसी से बार बार बात भी करती थी, लेकिन जैसे ही अनामिका कमरे में आ जाती वो फ़ोन काट देती और उसके साथ किसी और से बात करने लगती और उदास हो जाती। जैसे ही अनिल का नाम आता तो वो बहुत परेशान होती। तारा इस रिश्ते से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। माता पिता की ज़बरदस्ती की वजह से उसने ये शादी की थी और चुप हो गई थी। यहाँ पर अब सब कुछ बताकर अनिल वॉशरूम चला गया था। शावर लेकर बाहर आया और आकर चुपचाप सोफे पर लेट गया। पूरी रात यहाँ पर अनामिका अपनी बहन तारा के बारे में ही सोच रही थी। कभी कभी तो उसे शक होता था कि तारा किस लड़के से बात करती है जो उसके आने पर मोबाइल बंद करती थी। कभी कॉलेज जाते हुए अपने बैग में गिफ्ट लेकर चली जाती और कभी वो उसके साथ ही गिफ्ट वापस भी लेकर आती। कभी उसके लिए गिफ्ट खरीदती, जैसे परफ्यूम वगैरह, घड़ी, जेंट्स घड़ियाँ, सब कुछ। लेकिन ये पूछती तो वो कुछ अलग ही बता देती। वो कहती कि मेरी दोस्त ने अपने मंगेतर के लिए ये सारी चीज़ें मंगाई है। तारा के पास 100 बहाने मौजूद होते। जैसे जैसे वो तारा की पुरानी ज़िंदगी के बारे में सोच रही थी उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। फिर वही ज़मीन पर बैठकर वो फुट फुट कर रोने लगी। उसकी आवाज़ सुनकर अनिल की आंख खुली। वो वही दीवार के सहारे बैठी थी और मुंह पर दोनों हाथ रखकर जोर जोर से रो रही थी। अनिल उठकर उसके पास आकर बैठ गया। अनिल ने कहा, क्या हुआ तुम्हें? तुम्हें क्या लग रहा है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ?
माँ कसम, मेरा एक एक शब्द सच्चा है। उस वक्त भी तुम मुझ पर शक कर रही थी ना। जब मैं तुम्हारी बहन की लाश लेकर आया था, तुम्हें लग रहा था कि तुम्हारी बहन के साथ मैंने ही गलत किया है, क्योंकि मैंने पोस्टमार्टम नहीं करने दिया था, वरना मैं बेवजह फंस जाता। क्योंकि उसने वादा लिया था कि मैं सच ना बताऊं, और अगर सच ना बताता तो यकीनन तुम्हारे मम्मी पापा यही समझते कि मैंने ही खून किया है। अब तो तुम्हें सिर्फ शक है। तुम्हें सब कुछ इसलिए बता दिया क्योंकि मैं तुम्हारे साथ जिंदगी बिताना चाहता हूँ, वरना तुम तो मेरे ऑफिस में भी आई थी। मैंने उस वक्त भी तुम्हें डराया था ताकि तुम वापस चली जाओ। उस वक्त तुम मेरे लिए कोई अहमियत नहीं रखती थी, लेकिन आज मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया क्योंकि तुम मेरे लिए बहुत खास बन चुकी हो। वो बार बार अनामिका से पूछ रहा था, बताओ ना, क्या तुम्हें लगता है मैं झूठ बोल रहा हूँ? अनिल झूठ नहीं बोल रहा था। अनामिका को अच्छी तरीके से समझ आ गया था कि कसूर उसकी बहन का था, लेकिन यहाँ पर अनिल ने उसकी बहन की इज्जत रख ली। अगर वो सबको सच बता देता तो वाकई उसे कोई भी याद ना करता। सब उसे बहुत ज़्यादा बुरा भला कहते। उसके मर जाने पर रोने के बजाय सब शुक्र करते कि अच्छा हुआ, बदनामी का दाग साथ लेकर मर गई। रोते उसने अनिल के सामने हाथ जोड़े। मुझे माफ़ कर दो, मैंने आपको गलत समझा। अनिल ने बड़े दुख के साथ कहा, अगर उसने पहले ही मुझे मना कर दिया होता तो ये सब कुछ नहीं होता। उसका पोस्टमार्टम से ही ये सब कुछ हुआ है। अपना डीएनए टेस्ट करवा कर पोस्टमार्टम साबित भी कर सकते थे मैं बेगुनाह हूँ या नहीं, लेकिन मैंने मरने वाली की आखिरी इच्छा और उसका सम्मान रखते हुए ये सब कुछ किया और अपने ऊपर इल्ज़ाम लेकर मैं जी रहा था। अनिल ने अनामिका के दोनों हाथ अपने हाथों में लिए और उसे प्यार भरी नज़रों से देख रहा था। अब बताओ, तुम कब तक मेरा इम्तिहान लोगी? ये मुझे बस आखिरी बार बताओ। ये भी बता दो कि कब तक ये सब कुछ चलेगा। अनामिका ने भी अनिल को दोनों हाथ पकड़कर रोते हुए कहा, मुझे माफ़ कर दो। मैं इतने भले इंसान पर इतना ज़्यादा शक कर रही थी। मैंने आपको समझने की बहुत ज़्यादा गलती की। काश कि मैं वक्त पर तुम्हें समझ जाती तो इतना बड़ा हंगामा नहीं होता। वो बड़े ही प्यार से उसके पास आई और खुद होकर उसके गले लगी और उसे कहने लगी, मुझे माफ़ कर दो। आज के बाद मैं तुम्हें कभी भी परेशान नहीं करूँगी, और ये मेरी बहन का जो राज है बस वो हम दोनों के बीच में ही रहेगा। अनिल ने कहा, मैं ये राज तो अपने ही दिल में रखूँगा, लेकिन तुम भी वादा करो कि कभी अपनी बहन का राज किसी के आगे आने नहीं दोगी। उसने कहा, मैं वादा करती हूँ, कभी मैं गलती से किसी के सामने ये राज आने नहीं दूंगी। ऐसा कहकर दोनों एक दूसरे को कस के गले लगाते हैं। बड़ी ही गोल्डन नाइट गुजारते हैं और दोनों के संसार की शुरुआत हो जाती है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।